आपका एक वीडियो हाल में प्रकाशित हुआ, शीर्षक था बहन की इतनी फिक्र। मुझे बात जची नहीं। देखिए, सब लड़कियां बुद्धिमान और विवेकी नहीं होती। वो फंस सकती हैं और बहक सकती हैं। पिता और भाई को उनकी शादी इत्यादि तय करनी चाहिए, वरना वो लिव इन वगैरह गलत संबंध बना लेंगी। बताओ, कौन सी उपाधियों से विभूषित किया जाए तुमको? क्या सवाल भेजा है। लड़कियां विवेकी नहीं होती। अगर बाप भाई उनकी शादी नहीं तय करेंगे तो बहक जाएंगी, लिव इन वगैरह करनी शुरू कर देंगी। बुद्धि जरा कम होती है इनमें। स्त्री जात है, कहां अपना भला बुरा देख सकती है। तो इसीलिए जैसे एक जानवर को जरूरत होती है कि उसके गले में रस्सी डाल करके उसका मालिक उसे घर तक ले आए, और घर बदले तो एक घर से दूसरे घर तक ले जाए गले में रस्सी डाल करके, उसी तरीके से बाप और भाई तय करेंगे कि बहन, स्त्री, बेटी, पत्नी, ये सब किस तरीके की जिंदगी जिएं, कहाँ आएं, कहाँ जाएं, किससे विवाह करें। वाह बेटा, कैसे तुमने तय कर लिया कि तुम्हारा विवेक तुम्हारी बहन के विवेक से ज्यादा है? कौन से मीटर पर तुमने विवेक का स्तर नापा था? हमें भी चाहिए वो विवेकोमीटर। अध्यात्म के क्षेत्र में क्रांति हो जाएगी। तुम करा लेना पेटेंट, तुम्हें मुनाफा भी होने लगेगा। विवेकोमीटर। और उस विवेकोमीटर पर यह भी दिखा देना कि कैसे स्त्रियों का औसत विवेक पुरुषों के औसत विवेक से कम है, दिखा देना। बेईमानी कर रहे हो तो कम से कम चोरी छुपे करो। ये तुमने क्या धौंस पट्टी चला ली है कि बेईमानी खेल रहे हो, वो भी खुलेआम। और फिर तुम्हारी धकड़ई इतनी चढ़ गई कि वो बेईमानी तुम मुझे सवाल में भी लिखकर भेज दोगे, चुनौती की तरह। अध्यात्म का मतलब समझते हो? अध्यात्म का मतलब होता है कि लिंग एक तरह का आवरण मात्र है तुम्हारी सच्चाई के ऊपर। पुरुष होना तुम्हारी एक काम चलाऊ पहचान है, तुम्हारा आखिरी सच नहीं। और महिला होना, स्त्री होना, यह भी किसी की काम चलाऊ पहचान है, उसका आखिरी सच नहीं। और तुम कह रहे हो कि नहीं, स्त्री को तो बिल्कुल एक अलग दृष्टि से देखो, उसके लिए तो अलग नियम कायदे चलाओ, उसके ऊपर पुरुष का वर्चस्व होना चाहिए। बेचारी के पास बुद्धि विवेक थोड़ा कम होता है ना। जिन ऋषियों ने उपनिषद दिए थे हमें, उन्होंने कहा था हमसे कि जब तक तुम अपने आप को कुछ भी मान रहे हो, तुम बंधन में हो। और ये बात उन्होंने जितनी पुरुषों से कही थी उतनी ही स्त्रियों से भी कही थी। उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि पुरुष ही आत्मा है
और स्त्री आत्मा नहीं है, स्त्री तो देह है। पुरुष अगर आत्मा है तो स्त्री भी बराबर की आत्मा है। बल्कि कई मायनों में स्वयं को आत्मा जानना पुरुष के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, स्त्री के लिए थोड़ा आसान भी हो सकता है। स्त्री के पास अपनी चुनौतियां, अलग चुनौतियां हैं। वो चुनौतियां अलग जरूर हैं, स्त्री का रास्ता अलग जरूर है, लेकिन उसके लिए मंजिल पुरुष की अपेक्षा कुछ ज्यादा दूर नहीं हो गई। ये कौन से पैमानों का इस्तेमाल करके तुम बता रहे हो कि पुरुष तो स्त्री की अपेक्षा श्रेष्ठ होता ही होता है? बताओ कौन सा पैमाना है? आध्यात्मिक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और कौन सा पैमाना है? शरीर की ताकत को छोड़ दो अगर, सीधा सीधा जो बाहुबल होता है उस एक पैमाने को छोड़ दो अगर, तो उसके अलावा मुझे बता दो कि स्त्री तुमसे किस मामले में कमजोर है, कैसे तुमको हक मिल गया उसके जीवन पर छा जाने का, चौधरी बन जाने का, एकदम मालकियत झाड़ने का? बताओ। और जहां तक शरीर की भी बात है, हां बिल्कुल, बाहुबल में, मसल पावर में वो तुमसे जरूर कमजोर है, लेकिन जीती वो तुमसे ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं उसके शरीर में कुछ खासियत जरूर है कि दुनिया भर में स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा 2 साल 5 साल ज्यादा जीती हैं। बहुत सारी बीमारियां स्त्रियों को कम होती हैं, और युद्धों में स्त्रियों की रुचि जरा कम रहती है। उनकी युद्धों में रुचि भी कम रहती है और युद्धों में मारी भी कम जाती हैं। और शरीर की अगर बात कर रहे हो तो सहन शक्ति शारीरिक तौर पर भी वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है कि स्त्रियों में थोड़ी ज्यादा होती है। और अगर तुम मानसिक क्षमताओं की बात करो तो बता दो कौन सी मानसिक क्षमता है जिस पर पुरुष वर्ग इतना दंभ कर रहा है? बताओ। कौन सा ऐसा क्षेत्र है मानसिक गतिविधि का जिसमें तुम ये निष्कर्ष निकाल सकते हो कि स्त्री तो पुरुष की बराबरी कर नहीं सकती? बराबरी नहीं कर सकती? थोड़ा अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाओ, आंख खोल करके देखो, वो आगे निकली जा रही है, आगे निकल गई। तुम इसी दंभ में बैठे रह जाओ कि हम तो पुरुष हैं। समझ में कुछ आ रही है बात? और मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारी बहन से गलती नहीं हो सकती, तो गलती करना भी इंसान का हक है ना। तुम नहीं करते गलतियां, उसे भी करने दो। तुम गलती करो तो इसको बोलोगे कि ये तो सीखने के लिए जरूरी होता है, इस अनुभव का इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ेंगे जीवन में। और स्त्री गलती कर जाए तो तुम कहोगे ये देखो अब इसे सजा मिलनी चाहिए। तुमने गलती करी तो वो एक तरीके से तुम कहते हो तुम्हारे पक्ष में जाती है कि मैंने गलती करी है, अब मैं अपने अनुभव का लाभ उठाऊंगा। तुम कहते हो अब जब मैं अगला कदम उठाऊंगा, अगला प्रयोग करूंगा, तो शून्य से नहीं करूंगा, अनुभव से करूंगा। गलती का अनुभव है ना मेरे पास, तो ये बात अपने पक्ष में तुम ले जाते हो कि मैंने गलती करी, देखो अब मैं बेहतर इंसान बनूंगा। तो बहन को भी गलती कर लेने दो ना, वो भी बेहतर इंसान बनेगी। बिल्कुल हो सकता है कि तुम जिस चीज़ के लिए बहुत व्यग्र हो रहे हो कि वो शादी किससे करेगी, संबंध किससे बनाएगी, बिल्कुल हो सकता है कि वो किसी गलत आदमी को चुनाव कर लेने दो ना। तुम भी तो अपने लिए कोई पत्नी चुनोगे। क्या आश्वस्ति है कि तुम
बिल्कुल सही महिला को चुनोगे शादी के लिए, तुम नहीं गलती कर सकते। जैसे तुम गलती करोगे वैसे ही उसको कर लेने दो। समझ में आ रही है बात? देखो, गुलामी हमेशा जोड़े बनाकर चलती है। माने जब तुम किसी को गुलाम बनाते हो, अपने अधीन करते हो, तो ऐसा नहीं होता कि एक मालिक बनता है और एक गुलाम बनता है। एक गुलाम बनता है जब, तो दो गुलाम बनते हैं। गुलाम हमेशा जोड़ों में बनते हैं। तुमने किसी को गुलाम बनाया नहीं कि तुमने अपने लिए भी गुलामी स्वीकार कर ली। अपने लिए तो तुम मुक्ति के बड़े इच्छुक रहते हो ना, और भूल ये कर जाते हो कि दूसरों को गुलाम बना लेते हो। जिसको तुमने किसी भी तरीके से दबा दिया, कुचल दिया, जिसके गले में तुमने पट्टा डाल दिया, वो अब तुम्हें भी गुलाम बनाएगा। एक बार तुम ये करने लग गए कि तुम किसी व्यक्ति के जीवन पर इतने छा गए कि उसके सारे निर्णय तुम लेने लग गए, वो व्यक्ति तुम्हें माफ तो करेगा नहीं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। वो भी फिर किसी न किसी तरीके से तुम्हारे जीवन पर छाएगा, तुम पर नकेल कसेगा। तुमने अपने लिए गुलामी तैयार कर ली जैसे ही तुमने किसी और को गुलाम बनाया। तो अगर अपनी स्वतंत्रता चाहते हो व्यक्तिगत रूप से, और अगर अपनी मुक्ति चाहते हो आध्यात्मिक रूप से, तो कभी किसी के जीवन में व्यर्थ हस्तक्षेप मत करो। तब तक किसी को रोको टोको नहीं जब तक तुमको बहुत ही जबरदस्त और प्राणघातक खतरा न दिखाई देता हो। और उस पर भी अगर सामने वाला व्यक्ति वयस्क हो तो उसे सलाह भर दो, वर्जनाएं मत लगाओ। अगर दिखाई ही दे कि कोई वास्तव में गलती करने जा रहा है तुम्हारी दृष्टि में, तो भी अगर सामने वाला वयस्क है तो चढ़ मत बैठो उस पर, सलाह भर दो। और भूलो नहीं कि गलती करना भी मनुष्य होने के अनिवार्य अधिकारों में से एक है। एक सुंदर कविता है जिसमें कवि या कवित्री देवताओं को संबोधित करके कहते हैं कि अरे तुम्हारे जगत में रखा क्या है, वहां तो सब कुछ बिल्कुल पूर्ण है, आदर्श है, परफेक्ट है। जगत तो हमारा सही है जहां पर हम 2-4 दिन को फूल की तरह खिलते हैं और फिर मिट भी जाते हैं। और आखिरी पंक्ति कुछ इस तरह से है, अभी कविता मुझे याद नहीं आ रही, आप लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। इसी तरीके से तुम्हारी बहन भी तुमसे बोल रही है, रहने दो ओ भाई, अरे यह मेरा गलती करने का अधिकार। अगर वो अधिकार मुझे नहीं है तो जीवन में फिर मेरी चेतना की कोई उन्नति भी नहीं हो सकती ना। और ये तो मैं तब बोल रहा हूं ना जब बहन वास्तव में गलती कर रही हो। जीवन उसका है, ज्यादा संभावना यही है कि उसके जीवन के विषय में तुम गलती कर रहे होगे, क्योंकि तुम इस दंभ से भरे हुए हो कि बहन से ज्यादा होशियार और जानकार हम हैं। जब तुम्हारा ये दंभ गलत है, जब बहन के बारे में तुम्हारी ये धारणा गलत है, तो बहन के जीवन को लेकर के जो तुम निर्णय करोगे वो कैसे सही हो जाएंगे बताओ। एक चीज जो तुम में गलत है वो तो इस सवाल में ही दिख गई ना। बहन को लेकर के और खुद को लेकर के तुम्हारी धारणा ही मूलभूत रूप से गलत है। जब वो धारणा ही गलत है तो तुम जब और बाकी सब निर्णय कर रहे होगे जीवन के, चाहे अपने जीवन के चाहे बहन के जीवन के, वो निर्णय कैसे सही हो जाएंगे। अगर वाकई बहन से, पत्नी से, जो भी तुम्हारे जीवन में महिलाएं हों, उनसे प्रेम करते हो, उनके प्रति सद्भावना रखते हो, तो ये मत करो
कि उनके मालिक बन गए, सुरक्षा के नाम पर उनको बांध दिया। उन्हें शिक्षित करो, उनकी ताकत बढ़ाओ, उनके रास्ते की बाधा तो मत ही बनो। कम से कम हो सके तो ऐसा माहौल दो जिनमें उनकी चेतना खिलकर सामने आ सके, जिसमें उनके भीतर की जो भी सृजनात्मक संभावनाएं हैं वो पुष्पित हो सकें। ये तुम्हारा फर्ज है। उनको इस लायक बनने का मौका दो कि जिंदगी में उन्हें किसी सहारे की जरूरत ना पड़े। ये तुम्हारा फर्ज है। ये नहीं तुम्हारा फर्ज है कि तुम उन्हें कदम कदम पे सहारा देते चल रहे हो, और जहां वो तुम्हारा सहारा लेने से इनकार करे वहां तुम जबरदस्ती सहारा दो कि मैं तो भाई हूं ना, तो मैं तो जबरदस्ती सहारा दूंगा। ये फिर सहारा नहीं है, ये आधिपत्य है, ये मालकियत है। तुम्हें बहन की सुरक्षा की चिंता है, मैं तुम्हारी भावना का सम्मान करता हूं, पर तुम कब तक बहन की सुरक्षा कर लोगे? अंततः वो भी वैसे ही एक व्यक्ति है जैसे तुम एक व्यक्ति हो। उसे अपना जीवन अकेले ही जीना है। तुम क्या पल पल और जगह जगह उसके साथ हो लोगे? तो अगर वाकई तुम बहन का भला चाहते हो तो उससे सामर्थ्यशील बनाओ, उसको आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनने दो। जितनी ऊंची से ऊंची वो पढ़ाई कर सकती है वो करने में उसकी मदद करो। जिन सही जगहों पर उसे होना चाहिए उन जगहों पर पहुंचने में उसकी मदद करो। और मदद नहीं भी कर सकते भैया तो कम से कम राह का रोड़ा तो मत बनो। इतना काफी है।